हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पिछले वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाने का वादा किया था। आज हम इसी ड्रेनेज सिस्टम का पहला पार्ट इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये असलियत में सिंधु नदी का ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यानी ये सारा नदी तंत्र, क्योंकि नदी जो बड़ी होती है वो अकेली नदी नहीं होती, उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिल रही होती हैं। तो वो जो छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिल रही हैं, तो उन्हीं नदियों का जो पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर बना हुआ है। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं इतनी गारंटी से कह रहा हूँ कि ये देखने के बाद आपको डर लग रहा होगा कि इतने सारे कैसे याद करेंगे। तो असलियत में अगर आप डरेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो डर गया वो तो मर गया। समझे? बहुत ही महान व्यक्तित्व भारतीय सिनेमा के जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो डर गया वो मर गया। वो सही बात है कि भाई असलियत में इन्हें डरेंगे, इसे देख के डरेंगे नहीं, क्योंकि मैं टीचर किस नाम का हूँ आपका। मेरा काम ही आप लोगों को ईजी वे में समझाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर इस इंडस रिवर को मार्क कर लेना कि ये जो सिंधु नदी है ये बहुत ही खतरनाक टाइप के पहाड़ों के बीच में से होकर बह रही होती है। और इस तरीके से ये आप देखेंगे, जहाँ जहाँ ये रेड पार्ट मेरा चल रहा है, रेड पेन चल रहा है, ये इंडस रिवर है। अगर आप इसे थोड़ा मोटा भी करना चाहें पॉइंट को, तो ये इस तरीके से मोटा हो जाएगा और ये पूरे का पूरा कहलाएगा इंडस रिवर सिस्टम। समझे? ये कहलाएगा इंडस रिवर। अब ये जो सिंधु नदी है यानी इंडस रिवर है, जो थोड़ा मैंने सिंपल वे में बनाने की कोशिश की है ताकि हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाए। तो ये जो इंडस रिवर है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एक सहायक नदी है जिसे आप कहोगे सतलुज, ये इस तरीके से ये सतलुज है। और इसी के साथ ये जो रावी नदी है इस तरीके से, यहाँ पर ये ब्यास नदी है इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ दो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं, चेनाब। और उसके बाद इसके ऊपर से एक और नदी आ रही है, ये है झेलम। अगर आप देखेंगे इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी नदियां भी, इधर से काबुल नदी आ रही है, खुंबर नदी आ रही है, तोची नदी आ रही है, गोमल नदी आ रही है, श्योक नदी आ रही है, नुब्रा नदी आ रही है, ये गिलगित नदी आ रही है, स्वात नदी, और ये बहुत सारी नदियों का एक ग्रुप बन जाता है। और इसी को कहा गया इंडस रिवर सिविलाइजेशन, ये इंडस रिवर सिस्टम। ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसको आप अगर इस पे समझते हैं तो मेरा मानना ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। दोस्तों, मैं इसको सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेज पे आएगा। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम इस रिवर सिस्टम को बनाने जा रहे हैं तो इसे हम कुछ पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ से, इधर से मानसरोवर लेक है। इस मानसरोवर लेक से एक रिवर इस तरीके से निकलती हुई नज़र आ रही है और इस तरीके से ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आती चली जाएगी। ठीक है? ये जो लेक है, इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। और ये कैलाश मानसरोवर यही है, यहीं से पूरा का पूरी नदी या सब चीज़ें आगे निकलती हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं तो इस इंडस रिवर के अंदर यहाँ अगर एक बॉर्डर है, इधर की तरफ चाइना है, इधर की तरफ इंडिया है,
तो इंडिया और चाइना के अंदर यहाँ एक जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इधर से ये जो नदी है, इधर से ये जो नदी है ये इंडिया में होकर बहती है और इसका नाम है दमचौक। यहाँ इंडिया और चाइना की आए दिन पंगेबाजी होती रहती है कि भैया आए दिन कभी चाइना कहता है कि ये इंडिया, वो मतलब दमचौक इंडिया में है, इंडिया कहता है ये हमारा है, चाइना कहता है ये हमारा है। मानसरोवर जो है वो माउंट कैलाश पर मौजूद है और यहीं से मामला सारे का सारा का आगे बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ दो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ दो नदियाँ आकर पहले दो मिलती हैं फिर एक मिलती है। तो ये नदियाँ आपस में हैं। इन नदियों में से एक नदी का नाम है नुब्रा और दूसरी नदी का नाम है श्योक। तो श्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है और ये राइट साइड से होकर बहती है। यहाँ जहाँ जो रास्ता है एक राइट होता है और एक लेफ़्ट। राइट बहाव की दिशा में, ये राइट और लेफ़्ट जो देखना होता है, नदी के बहाव की दिशा में आप खड़े हो जाइए। आपके हाथ का राइट राइट कहलाएगा और आपके राइट हैंड साइड वाला राइट और आपके लेफ़्ट हैंड साइड वाला लेफ़्ट। तो राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज़ में अगली जो नदी है वो कहीं ना कहीं गिलगित से निकल कर आती है और उस नदी का नाम भी गिलगित है। गिलगित नदी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक नदी आकर इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से मिलती है जिसे स्वात कहा जाएगा। असलियत में ये जो स्वात नदी है ये काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, काबुल नदी की एक सहायक नदी है, समझे। इसी तरीके से एक दो नदियाँ आकर लास्ट में मतलब दो नदियाँ आकर एक दूसरे से मिलती हैं और फिर वो सिंधु नदी में एंटर करती हैं। एक नदी का नाम है खुर्रम और दूसरी नदी का नाम है तोची। एक नदी का नाम है खुर्रम और दूसरी नदी का नाम है तोची, समझे। खुर्रम और तोची दो नदियां हैं। इसी तरीके से एक और नदी आकर सिंधु नदी में राइट किनारे पर आकर मिलती है जिसे गोमल कहा जाएगा। जिसे क्या कहा जाएगा? गोमल। दोस्तों, एक प्लेन पेपर पर इस इंडस रिवर के सारी ट्रिब्यूटरीज़ के नाम लिखते चले जाइए और इसी तरीके से आप इसमें ड्राइंग बनाते चले जाओ। काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए इन चीज़ों को समझना। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ों को मिटो देता हूँ क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे जो डायग्राम है उसे थोड़ा सा ख़राब कर रही हैं। एक तो दमचौक और दूसरा ये मानसरोवर। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये दोबारा लिख लेंगे इसी वीडियो को देखकर। अब यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पर कुछ नदी, एक नदी आती है कन्हार इस तरीके से, दूसरी नदी आती है किशन गंगा और तीसरी नदी यहाँ से वेरी नाग, यहाँ लेक है और इस वेरी नाग लेक से निकलेगी झेलम। और ये झेलम नदी जो है ये नीचे की तरफ आते आते पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है। कुछ दूर तक वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है। ये इस तरीके से कुछ दूर तक ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है।
यहाँ पर ये जो नदी है इसे कहा गया कन्हार। ये जो नदी है इसे कहा गया कन्हार। दूसरी ये जो नदी है इसे कहा गया किशन गंगा। ये दो नदियाँ आगे बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर झेलम नदी से मिलती हैं और ये झेलम को और बड़ा कर देती हैं। यहाँ झेलम नदी जिस लेक से निकलती है, झेलम नदी जिस लेक से निकलती है उसका नाम है वेरीनाग लेक। जिस तालाब या जिस झील से झेलम नदी निकलती है उसका नाम है वेरीनाग लेक। झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है श्रीनगर। एक झेलम नदी के किनारे जो शहर बसा है उसका नाम है श्रीनगर और इसी श्रीनगर के किनारे वो जो डल झील है वो असलियत में श्रीनगर। इसी के किनारे जो डल झील है वो असलियत में एक झील वूलर लेक का ही एक हिस्सा है। डल झील वूलर झील का ही एक हिस्सा है। एक बहुत बड़ी मीठे पानी की ये झील है वूलर लेक। समझे दोस्तों, यहाँ वूलर लेक अब इसी झेलम नदी को आगे जाकर आप देखते हैं कि वो चेनाब नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। यहाँ पर ही एक और नदी आकर क्या नाम है सिंधु नदी के अंदर आकर मिलती है जो तोची और खुर्रम से थोड़ा सा ऊपर आकर मिलती है। इस नदी का नाम है सोहन रिवर। इस नदी का नाम है सोहन नदी। ये भी इंडस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, ये झेलम के बाद अगला पार्ट हम आ जाते हैं चेनाब रिवर पर। अब ये चेनाब नदी के बारे में समझ लीजिए। वास्तव में चेनाब नदी जो है वो चेनाब नदी वास्तव में दो नदियों के आपस में मिलने से बनी है। एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। एक नदी का नाम है चंद्रा और दूसरी नदी का नाम है भागा और ये लाहौल स्पीति नाम के इलाके से बाहर निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश के एक टांडी नामक जगह है, टांडी जिसे काइलॉन कहा जाता है, उस जगह पर आकर ये जो है एक साथ मिलती है और यहीं से ये जो नदी है ये आगे बढ़ना शुरू करती है। समझे? ये झेलम चेनाब नदी पहले जम्मू में एंटर करेगी, जम्मू से आगे बढ़कर ये पाकिस्तान में जाएगी और पाकिस्तान में झेलम नदी एक झंग नाम का इलाका है। पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है झांगी, वो इसी इलाके के हैं, तो झंग नाम का इलाका है। उसके थ्रू उसके अंदर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। तो ये हो गई तुम्हारी चेनाब नदी। इस चेनाब की खास बात ये है कि ये एक पास से होकर गुज़रती है। ये जो चेनाब नदी है ये एक पास यानी एक दर्रे से होकर गुज़रती है। उस पास का नाम है बारालाचा। उस पास का नाम है बारालाचा पास। ये चेनाब नदी बारालाचा पास से निकलती है, उसके पास से आकर निकलती है बारालाचा, याद रखिएगा। अब उसके बाद चेनाब नदी जो है इसी के अंदर एक और नदी पीछे से आ रही होती है, रावी नदी कहलाती है। ये कहलाती है रावी नदी।
ये जो रावी नदी है ये वास्तव में अगर आप देखोगे तो रोहतांग पास के दूसरी तरफ से निकलती है और धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में से निकलकर सीधा हिमाचल और फिर पंजाब में एंटर कर जाती है। इसी रावी नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है लाहौर, जिसका नाम है लाहौर। और ये लाहौर शहर स्वतंत्रता के नाम पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस दिन यहाँ रावी नदी के किनारे लाहौर में एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट हुआ था जो आगे जाकर आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में उस इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बताएंगे। यहाँ पर एक पास है जिसका नाम है रोहतांग पास, और इस रोहतांग पास के एक तरफ तो वो रावी नदी निकल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्यास लेक है। दूसरी तरफ यहाँ पर ब्यास लेक है और इसी ब्यास लेक से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाएगा ब्यास रिवर, ब्यास नदी। अच्छा, तीसरी एक ब्यास नदी फिर हिमाचल के बाद वो पंजाब के अंदर एंटर कर जाती है। कुल्लू मनाली इसी के आसपास मौजूद है। यहाँ मनाली और इधर कुल्लू, ये ब्यास नदी के पास ही मौजूद हैं और पूरी धौलाधर रेंज के पैरेलली ये ब्यास नदी चलती है। इसके बाद एक और नदी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ एक और, ये भी एक लेक है जो कि तिब्बत के अंदर मौजूद है और उसे कहा गया राकस ताल या फिर राकस लेक। इस राकस लेक से सिंधु नदी एंटर करती है और हिंदुस्तान के अंदर एंटर करते हुए ये एक पास बनाती है, एक दर्रा बनाती है जिसका नाम है शिपकीला। शिपकीला पास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और इस शिपकीला से क्रॉस करते हुए फिर ये आगे बढ़ती है नदी और इसी के अंदर ब्यास नदी आकर मिल जाती है। ऊपर से दोस्तों अगर आप देखते हो ये झेलम, चेनाब, रावी नदियाँ आकर आती हैं और इस तरीके से यहाँ से ये सतलुज नदी जाएगी और पांचों नदियाँ मिलकर जहाँ ये सतलुज नदी मिलती है फिर ये बनाते हैं पंचनद। इस पंचनद से ये मीठन कोट नाम की जगह है, मीठन कोट नाम की जगह है पाकिस्तान में। और इस मीठन कोट के अंदर ये पंचनद जो है ये पूरा सिंधु नदी के अंदर जाकर मिल जाता है। सिंधु नदी के अंदर ये पंचनद जाकर मिल जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये आता है कि अच्छा, यहाँ एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये व्यास और सतलुज नदी जो हैं ये हरिके नाम की जगह पर आपस में मिलती हैं और इस हरिके नाम की जगह के चलते आप देखेंगे यहाँ से एक नहर निकाली गई है, हरिके नाम की जगह पर मिलते हैं और यहीं पर एक बैराज बना दिया गया और यहीं से एक कैनाल निकली जिसे कहा गया इंदिरा कैनाल। और ये जो इंदिरा कैनाल है वो 468 किलोमीटर लंबी कैनाल है और ये लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड है। और ये लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नहर है। बात समझ में आ गई? ये दुनिया की सबसे लंबी नहर है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये सिंधु रिवर ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिंधु नदी यहीं पर ख़त्म हो गई है तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए
कि ऐसा नहीं है, इसमें और ज़्यादा चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं। तो इसको थोड़े और अलग तरीके से पढ़ें तो इसको आप देखेंगे कि सिंधु नदी निकलती है। इसको अगर हम सीधा करके देखें तो यहाँ पर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक से ये निकलती है। और ठीक है, यहाँ इस ग्लेशियर का नाम बोखर चू ग्लेशियर है। यहाँ मानसरोवर लेक और जो ग्लेशियर जहाँ से ये निकलती है उसके बारे में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे बोखर चू ग्लेशियर। ये जो बोखर चू ग्लेशियर है यहीं से सबसे मतलब यहीं का पानी पिघलता है, मानसरोवर लेक के अंदर जाता है। मानसरोवर लेक से वो पूरे का पूरा मतलब इंडस रिवर निकलती है। तिब्बतन लैंग्वेज में इस मानसरोवर लेक को सिंघी कंबन कहा गया है। सिंघी कंबन कहा गया है। इस मानसरोवर लेक को सिंघी कंगन कहा गया है, जिसे लायंस माउथ नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे। यहीं से ये इंडस रिवर निकलती है, समझे। अच्छा, दूसरी बात ये कि असलियत में ये सिंधु नदी के बारे में एक बात और बता दी कि हिंदुस्तान में आने के बाद ये लद्दाख और ज़ास्कर रेंज के बीच से बहती है और यहीं पर खड़ी घाटी बनाती है जिसे जॉर्ज कहा गया, बुंजी, जिसे बुंजी जॉर्ज कहा गया, जिसे बुंजी जॉर्ज कहा गया। ये जो बुंजी जॉर्ज है ये हाईएस्ट जॉर्ज ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट जॉर्ज ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा जॉर्ज है। जगार्ज क्या होता है भाई, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर से नदी बहे जा रही है तो पत्थर घिसना शुरू हो जाता है और घिसते घिसते जब वो बिल्कुल सीधा पत्थर कटता है तो वो जो नदी है वो करोड़ों साल या लाखों साल के अंदर, कम से कम चलो हज़ारों साल के अंदर वो इस तलहटी से बहनी शुरू कर देगी। तो ये जो पार्ट है जिसमें वो नदी ऊपर की जगह अब नीचे से होकर बह रही है, अब वो जो नदी नीचे से होकर ऊपर से बह रही है तो ये क्या कहलाया, गॉर्ज, समझे। ये गॉर्ज दुनिया का सबसे ऊंचा गॉर्ज बनाती है इंडस रिवर, जो अप्रॉक्सीमेट 5600 मीटर ऊंचा है। यानी आप यहाँ खड़े होकर नीचे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बड़ी सिंधु नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक सिंधु नदी, छोटे से पानी के नाली, थोड़ी सी पानी की लकीर के बराबर शायद दिखाई दे। तो दोस्तों ये बड़ी काफ़ी एक लंबी चौड़ी बात है, गॉर्ज बनता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ इस सिंधु नदी के बारे में ये बुंजी जॉर्ज देख लिया, तो आप इसकी बाकी जो लेफ़्ट और राइट की जो रिवर्स हैं उनके बारे में देख लेंगे। दो अलग रिवर्स के बारे में जो वहाँ नहीं बता पाया उनके नाम आप यहाँ देखेंगे कि एक सुरू रिवर है, ये नॉर्थ वाली है, लेफ़्ट बैंक वाली है। लेफ़्ट बैंक में एक तो इम्पॉर्टेंट रिवर है सुरू रिवर और एक रिवर है द्रास रिवर। ये दोनों की दोनों नदियाँ भी जो हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं। इसी तरीके से खुर्रम, शोक, कोमल, गिलगित, सांगर, विबोआ और तीची, सांगर, विबोया और तो सांगर और विबोआ दो और नदियाँ हैं जो कि राइट बैंक रिवर्स हैं। राइट बैंक में कौन कौन सी हैं, एक सांगर रिवर है और दूसरी रिवर का नाम है विबोआ। ये दोनों जो नदियां हैं, सांगर नदी और विबोआ नदी, ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ये भी इंडस रिवर की जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज़ हैं।
बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक फैक्ट याद करेंगे जो पेपर में पूछा जाता है, वो ये कि जो श्योक रिवर है, जो श्योक रिवर है, इसी को द रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। श्योक रिवर को ही द रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। उइगुर रीजन ऑफ चाइना और कराकोरम रीजन के अंदर, एंड कराकोरम रीजन के अंदर श्योक रिवर, तभी आपको इसी में शोक से कहीं ना कहीं वर्ड दिखाई दे रहा होगा। श्योक रिवर जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। समझे। अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी इसकी इम्पॉर्टेंट है वो है झेलम रिवर, जिसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अंदर इसे वितस्ता नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसकी 3 और ट्रिब्यूटरीज के नाम याद कर लेंगे, जिसका नाम है लिडर रिवर, सिंध रिवर और नीलम नदी। नीलम नदी घाटी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ एक नदी जो इसकी इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा के ऊपर एक डैम बन रहा है जो रन ओवर द वाटर डैम है। रन ओवर वाटर डैम है। समझे। रन ओवर वाटर का मतलब ये होता है, रन ओवर वाटर डैम है। इस रन ओवर वाटर का मतलब ये होता है कि पानी को ऊपर से बह जाएगा, उस पानी को हम रोकेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उससे बिजली बनाएंगे। ठीक है। अगली जो नदी इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर सवाल आता है वो है चेनाब रिवर, और इसका एंशियंट नेम है अस्किनी। चेनाब रिवर का एंशियंट नेम है अस्किनी। इस चेनाब को चंद्रभागा रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया चंद्रा और भागा 2 नदियों के बीच से ये बहती है। ये बाड़ा लाचा पास से निकलती है। ये बाड़ा लाचा पास से निकलती है लाहौल स्पीति रीजन में। लाहौल स्पीति रीजन में ये बाड़ा लाचा पास से निकलती है। ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया है। भारत में सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बात समझ में आ गई। भारत में सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ ये मौजूद है। समझे। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर असलियत में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जिक्र कर लिया जाए। पावर प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहला है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और तीसरा है बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। समझे। तो 3 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को याद करने हैं, दुलहस्ती सलाल बगलीहार। दुलहस्ती सलाल बगलीहार हम याद कैसे करते थे, यहाँ पर हो जाएगा दुलहस्ती, यहाँ हो जाएगा दुलहस्ती, यहाँ हो जाएगा सलाल, और यहाँ हो जाएगा बगलीहार। दुलसलबाग याद हो गया। आगे है रावी रिवर जिसे पुरुषनी कहा गया पुरुषनी। इसके बारे में बता दिया कि ये रोहतांग पास से निकलती है, और जिस वैली से ये पास होती है उसी को चंबा वैली कहा जाता है। जिस वैली से ये पास होती है उसे चंबा वैली कहा जाएगा, और ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर भी बनाती है पंजाब के अंदर।
ठीक है। इसी तरीके से ब्यास लेक के बारे में बता दिया है। और सतलुज नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी थोड़ा सा यदि देख लिया जाए तो सतलुज नदी पे सबसे ऊंचा या सबसे पीछे की तरफ जो प्रोजेक्ट है उसको कहा गया नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नापथा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये शिमला के पास है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भाखड़ा डैम है, जहाँ से जो है भाखड़ा डैम से आपको यहाँ बिजली बनती हुई नज़र आएगी। और दूसरा नांगल डिस्ट्रिक्ट भाखड़ा से नीचे है नांगल डैम है, जो कि इरिगेशन के लिए जो वाटर है उसके लिए बनाया जाता है। इरिगेशन के लिए जो पानी है वो यहाँ से लिया जाता है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल की ज़रूरतों को नांगल डैम पूरा करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो पार्ट है। अच्छा, सिंधु नदी सतलुज नदी को सतुद्री कहा गया। पुराणों में सिंधु नदी सतलुज नदी को सतुद्री कहा गया और ब्यास रिवर को विपाशा कहा गया। ब्यास रिवर को विपाशा कहा गया। खुश होने की ज़रूरत है कि भैया एक वो क्या नाम है, एक्ट्रेस का नाम भी है शायद। दोस्तों इस तरीके से आपका ये इंडस रिवर सिस्टम है, जिसके अंदर पूरी की पूरी ये नदियाँ निकलती हैं। और आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से इसे पढ़ना है। ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। नीचे लिखे हुए लिंक के अंदर आप या इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके बने बनाए नोट्स भी हो गए और जो मैंने पढ़ाया वो आपके सबके सामने आ गया है। दोस्तों इसमें जो भी सवाल हो वो मेरे से बताएंगे, पूछेंगे, जो क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू।